जस्टिस की बात करोगे, ठीक है, किससे अलग है ये? बेंथम से और ऑस्टिन से। फिर अ लॉ और दी लॉ। अ लॉ में क्या करेंगे हम लोग? कॉन्क्रीट हो जाएंगे, हम स्पेसिफिक हो जाएंगे। और दी लॉ में हम बात करेंगे सिविल लॉज, क्रिमिनल लॉज, ठीक है, मतलब हम पूरी की पूरी मर्केंटाइल लॉज, इस तरह की कैटेगरी की बात करेंगे। फिर उसके बाद उसने कहा कि देयर शैल बी अ सर्टेन कंपल्शन, आपको की डिजायर पर आपको छोड़ा नहीं जा सकता, देयर शैल बी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। और उसके बाद उसने क्या कहा? जस्टिस इज अ प्रायोरिटी, लॉ इज अ सेकेंडरी। ठीक है, बिना लॉ के भी क्या किया जा सकता है? जस्टिस दिया जा सकता है बाय दी कोर्ट। जस्टिस द प्रायोरिटी बाय सेलमेंट। अब फिर सेलमेंट और आगे क्या कह रहा है, मतलब इसके क्रिटिसिज्म में क्या बात करें, तो इसने कहा कि हर लॉ क्या लेकर आता है? जस्टिस। पर देयर कैन बी सर्टेन लॉज विच ब्रिंग इनजस्टिस। जैसे अगर किसी को कमांड दे रहे हैं अपन कि भैया तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारे अगेंस्ट ये एक्शन ली जाएगी, तो डेफिनेटली उसके साथ कई बार इनजस्टिस भी होता है, उसकी गलती छोटी सजा बड़ी हो सकती है। तो इट इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी कि भैया अपन हमेशा जस्ट ही करें, देयर कैन बी सर्टेन लॉज विच ब्रिंग्स इनजस्टिस। ठीक है, फिर उसने क्या कहा कि यार जो जस्टिस है ना, ये पर्पस ऑफ लॉ, या यूं कहूं ये बाय द टाइम चेंज होगा। ठीक है, तो ओनली पर्पस ऑफ लॉ तो जस्टिस नहीं हो सकता, देयर कैन बी सर्टेन अदर पर्पस एज वेल। तो पैसेज ऑफ टाइम के साथ चीजें बदलती हैं। तो सिर्फ आप क्या नहीं करें, जस्टिस को अपना पर्पस ना माने। अब ये इसकी डेफिनेशन से आता है बच्चों, ये वाली बात इसकी डेफिनेशन से आती है जो उसने आगे दी है। ठीक है, समझ लो बस। इसने फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ सिविल लॉ दिया, मतलब इसकी जो डेफिनेशन है वो एक पर्टिकुलर कंट्री को लेकर ही बिलोंग करती है, जबकि जो जूरिस्प्रूडेंस है ये ऑल ओवर दी वर्ल्ड है। तो इसने क्या कर दिया, अपनी नेशनल बाउंड्री में ही इसको रोक के रखा। फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ सिविल लॉ लिखा हुआ है, जरा चेक करना, आगे डेफिनेशन दे रखी है इसने सेलमेंट की, चेक करिएगा। फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ लॉ, यहां फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ लॉ मिला है सेलमेंट में। ठीक, जो किसके? सिर्फ एक पर्टिकुलर कंट्री को बिलोंग करता था। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये यूनिवर्सल होना चाहिए, ना कि एक लिमिटेड। ठीक है, तो वापस बताओ क्या लिखोगे सेलमेंट में? 3 बातें हैं, जस्टिस जरूरी नहीं, सिर्फ यही पर्पस नहीं हो सकता, और तीसरा एक कंट्री पर हम डिपेंड नहीं करवा सकते। फिर जबकि अपन ने बात करी कहाँ पर? ऑस्टिन में, तो उसने बोला कि भैया सोवरेनिटी सबसे ऊपर है, पर ऐसा नहीं है, इंडिया में तो कॉन्स्टिट्यूशन ऊपर है। जब सोवरेन बिना व्हाट लॉ इज करके बना देगा, कंसिडर नहीं करेगा सोसाइटी को, तो फिर वेलफेयर स्टेट कभी भी नहीं बन सकता जिसमें समाज का भी कल्याण हो। जैसे इंडिया में वेलफेयर स्टेट है, हम सबको कंसिडर करके लॉ बनाते हैं, तो वैसा कहाँ? सोवरेन स्टेट में नहीं होता। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इंडिया में तो अप्लाई नहीं हो पा रहा है। फिर तीसरा हम बात करने लगे कि जजमेंट लॉ को यहाँ पर कोई फोकस ही नहीं किया गया, एज इन केस ऑफ सेम इन द केस ऑफ बेंथम। और आखिरी अपन ने कहा कि सोवरेन सबसे सुपीरियर है, तो इंटरनेशनल लॉ यहाँ पर किस तरह से अप्लाई होगा। तो 4 अपन ने किसके पढ़े? ऑस्टिन के। 3 अपन ने किसके पढ़े? बेंथम के। और अपन बात करने लगे फिर किसके? तो 3 अपन ने पढ़े सेलमेंट के। अब अपन बात कर रहे हैं बेंथम की। तो बेंथम ने कहा कि भैया कस्टम नहीं, जजमेंट लॉ नहीं, हैप्पीनेस का जो कॉन्सेप्ट है वो एक की हैप्पीनेस दूसरा की का हार्म ही होता है। ठीक है, तो ये विन विन सिचुएशन जैसी कभी भी नहीं होती। और उसने क्या कहा कि जब आपने हर चीज को लेकर लॉ बना दिया है तो फिर व्हाट अबाउट द कॉन्ट्रैक्ट्स एंड कन्वेंशंस? ठीक है, हाँ या ना? आगे बढ़ जाऊं? अब कर लोगे ये 3? अब अपन बात कर रहे हैं चौथी, कौन सी? रस्कुई पॉन्ड। ठीक है, सोशियोलॉजिकल में आप ये समझ लो कि यही है आपको। ठीक, जिसमें क्या कहा जा रहा है कि ऐसा ये जो है ये वाला पॉइंट जो है ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रस्कुई पॉन्ड जो है सोशियोलॉजिकल जूरिस्प्रूडेंस को बिलोंग करता है, मतलब ये किसका पार्ट है? सोशियोलॉजिकल स्कूल का। अब स्कूल कैसे बनाए गए? जो एनालिटिकल जूरिस्प्रूडेंस को फोकस करने हैं वो वाले हैं, वो एनालिटिकल हो गए। जो हिस्टोरिकल को फोकस करने वाले हो गए वो हिस्टोरिकल हो गए। जो नेचुरल को फोकस करने वाले हो गए वो नेचुरल स्कूल वाले हो गए। बट अपने सिलेबस में मेजरली कौन सा है? एनालिटिकल। और एक आध बात किसकी कही हुई है? सोशियोलॉजिकल के। मेरी बात समझ में आ रही है?
ठीक है, तो रस्कुई पॉन्ड क्यों लेकर आप सबसे पहले बोल देंगे कि यार भैया यही था जो हमारे यहाँ सोशियोलॉजिकल की बात करता था। अब सोशियोलॉजिकल की जैसे ही बात की तो इसने 3 तरह के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की बात की, इंडिविजुअल इंटरेस्ट, पब्लिक इंटरेस्ट और सोसाइटी इंटरेस्ट। कितने इंटरेस्ट? 3 प्रकार के इंटरेस्ट को कवर करने की बात की गई थी बच्चों, इंडिविजुअल इंटरेस्ट, सोशल इंटरेस्ट और पब्लिक इंटरेस्ट। ठीक है, तो ध्यान रखें ये 3 को कन्वर्ट करेगा, सोशल, इंडिविजुअल और पब्लिक इंटरेस्ट। ठीक है, दूसरी बात, इसका उद्देश्य लॉ के थ्रू एक ऐसी सोसाइटी को डेवलप करना है जिसमें हर एक व्यक्ति की जो नीड्स हैं, जो उसका इंटरेस्ट है, वो सेटिस्फाई किया जा सके। तो क्या किया जाए? सेटिस्फेक्शन ऑफ इंटरेस्ट। अब सेटिस्फेक्शन ऑफ इंटरेस्ट कैसे हो? मैं तो चाहता हूं कि मैं बहुत फीस लूं, और तुम क्या चाहते हो? सर कम से कम फीस ले या फ्री में पढ़ा दे, हाँ या ना? सबका इंटरेस्ट अलग अलग है। सर मैं चाहता हूं मैं कभी पार्टी नहीं दूं, बच्चा चाहता है हमेशा पार्टी दें, हर रोज पार्टी दें। तो दैट मीन्स क्या? अब ऐसे केस में व्हाट वी नीड टू डू, बैलेंसिंग ऑफ इंटरेस्ट। मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है, तो सोशियोलॉजिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस में सबसे पहले सोसाइटी को कंसिडर किया है व्हाइल मेकिंग लॉज। दूसरा उसने कहा कि हम ऐसी सोसाइटी बनाएं बच्चों जहां पर बेसिकली उनकी नीड्स को पूरा किया जा सके विदाउट एनी डिस्प्यूट, और इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? बैलेंसिंग ऑफ कंपीटिंग इंटरेस्ट। ये 3 पैराग्राफ आपको लिखने हैं। ठीक है, अब अगर आप इस थ्योरी को आगे बढ़ाना चाहते हो तो सबसे पहले आपको इंडिविजुअल, पब्लिक और सोशल इंटरेस्ट आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे। किस लिमिट तक आप उनको सेटिस्फाई करोगे ये भी बात करनी पड़ेगी। तो देखिए जरा किस तरह से आप ऐसी सोसाइटी लेकर आओगे। सबसे पहले आप इंटरेस्ट डिटरमाइन करो, किस लिमिट तक आप उनको इंटरेस्ट के रूप में कंसिडर करोगे, और उसके बाद उन इंटरेस्ट को पूरा करो। ये 3 काम आपको करना है। ठीक है, करीब 5 से 7 लाइनें हो गई। फिर आपको सिर्फ इंडिविजुअल इंटरेस्ट, पब्लिक इंटरेस्ट और सोशल इंटरेस्ट बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये छोड़ दीजिएगा, कोई मतलब नहीं है। उसके बाद सीधे पहुंच जाओ क्रिटिसिज्म पर क्रिटिसिज्म इतना अच्छा नहीं है इसका, तो ये पॉइंट और कर लेना इसके। ठीक है, समझिएगा ये क्या होगा। जो अपन ने 3 पॉइंट पढ़े, सबसे पहले अपन क्या कर रहे हैं? आइडेंटिफाई। उसके बाद उनको लिमिट कर रहे हैं कि कहाँ तक पूरा करेंगे, फिर उनके इंटरेस्ट को सिक्योर करेंगे। ठीक है, ये भी वही बातें कर रहा है। सबसे पहले आपको इंटरेस्ट को इन्वेंट्री बनानी पड़ेगी, मतलब सारे इंटरेस्ट लेकर आओ इकट्ठे कि सोशल इंटरेस्ट क्या है, ठीक है, इंडिविजुअल इंटरेस्ट क्या है, सबको इकट्ठा कर लो। फिर उन सबको किसे हम लीगली रिकॉग्नाइज करेंगे उनको आइडेंटिफाई करो। फिर डिमार्केशन ऑफ द लिमिट्स ऑफ सिक्योरिंग द इंटरेस्ट सो सिलेक्टेड, मतलब अब इनको बांट दो कि कौन से इंडिविजुअल, कौन से पब्लिक और कौन से सोशल। ठीक है, उसके बाद ऐसा लॉ बनाओ जिससे इनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा सके। और आखिरी में इवोल्यूशन, इनमें अगर किसी प्रकार की कोई चेंज करना है तो वो बात है। तो फिर से इसमें 5 पॉइंट लिख रहे हैं। सबसे पहला, आप क्या कर रहे हो? सारे इंटरेस्ट को इकट्ठा कर रहे हो। फिर ये बता रहे हो कि कौन से इंटरेस्ट को हम रिकॉग्नाइज करेंगे और किसको नहीं। फिर उसके बाद हम इनको डिमार्केट कर रहे हैं कि भैया ये पब्लिक इंटरेस्ट है, ये सोशल इंटरेस्ट है। फिर लॉ बना रहे हैं और उसके बाद समय के साथ इनमें कितना इवोल्यूशन हो रहा है। ठीक है, तो ये 5 पॉइंट करना। अब रस्कुई पॉइंट में 2-1 अगर कुछ अपने को क्रिटिसिज्म लिखना पड़े तो क्या लिख सकते हैं? तो सबसे पहले अपने को क्या करना है? ये वाला पॉइंट कर सकते हैं। इसका कहना है कि बैलेंस करने का काम है लॉ का इंटरेस्ट को, लेकिन एट प्रेजेंट ऐसे लॉ हैं जो राइट्स क्रिएट करते हैं। तो उसने क्या कहा कि राइट पहले है और लॉ बाद में। बट कई बार ऐसा होता है लॉ पहले होता है और राइट बाद में। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं? इंटरेस्ट को इवेल्युएट कर करके इनको डिमार्केट कर रहे हैं कि भैया ये पब्लिक वाला हो गया, ये सोशल हो गया और ये
मुझे कहना चाहिए कि इंडिविजुअल हो गया, ठीक है, और इसको हम रिकॉग्नाइज करेंगे एज ए इंटरेस्ट और इसको हम रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। तो इसने क्या कहा कि आप कोई क्राइटेरिया नहीं है जिसके बेसिस पर किसको रिकॉग्नाइज कर रहे हो और किसको रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हो। It may happen that some interest is treated as ideal in itself by society, in which case it not as an interest but as ideal to determine the relative importance between it and other interest. तो कई बार ऐसा होता है कि हम जब डिमार्केशन कर रहे हैं तो कई इंटरेस्ट हमारे लिए तो महत्वपूर्ण नहीं है बट सोसाइटी के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक, अब इसने क्या, अब बैलेंसिंग ऑफ इंटरेस्ट अगर करना है तो इसने जजेस जो है उनको इंपॉर्टेंस ज्यादा दे दिया, क्योंकि लॉ के थ्रू काम डिसीजन कौन करेगा, जजेस करेंगे। ठीक है, 3 पॉइंट बहुत हैं, लेकिन चाहो तो पब्लिक और सोशल इंटरेस्ट में डिफरेंस निकालना थोड़ा सा मुश्किल है कि कौन सा सोशल होना चाहिए और कौन सा पब्लिक होना चाहिए। ठीक है, तो 3 हिस्सों में जब आप डिमार्केट कर रहे हो तो सबसे पहले तो लॉ, बाद में राइट पहले, बट कई बार लॉ पहले राइट बाद में। दूसरा, जिस तरीके से अपन डिमार्केशन कर रहे हैं वो कोई तरीका नहीं किसको आप बेसिकली रिकॉग्नाइज करोगे और किसको नहीं। आपने जजेस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे दिया है और आपका जो डिफ्रेंसिएशन है किसमें, सोशल और पब्लिक में, वो डाउटफुल है। बहुत मुश्किल से पता चलता है कि कौन सा सोशल है और कौन सा पब्लिक है। ठीक है, तो कितनी हो गई, हेडिंग हो गई 4। अब 5वीं कैल्सन। कैंसल में तो तुमको कुछ ध्यान नहीं रखना है बच्चों, ग्रैंड नॉर्म शब्द जितनी बार यूज करोगे तुम्हारे उतने मार्क्स आएंगे। ग्रैंड नॉर्म, सुपीरियर ग्रैंड नॉर्म और सबऑर्डिनेट ग्रैंड नॉर्म। ठीक है, कैल्सन क्या है एक बार समझ लो। उसने साफ बोल दिया कि जो बाकी सब हैं वैसे मैं भी हूं, मतलब जैसे आस्टीन, जैसे बेंथम, ये भी वैसा ही है। ये भी क्या बोलता है, व्हाट लॉ इज रादर देन व्हाट लॉ ऑट टू बी, उससे कोई वास्ता नहीं है, पहला। दूसरा, ये भी पॉजिटिविस्टिक था। ठीक, इसने सोसाइटी को बेंथम की तरह और ऑस्टिन की तरह कंसिडर नहीं किया, मॉरल्स को कंसिडर नहीं किया। इसके हिसाब से भी मतलब क्या होना चाहिए, देयर शैल बी सोवरेन विच शैल गिव कमांड, विच शैल गिव कमांड। इससे कोई वास्ता नहीं है जस्टिस से, सोसाइटी जस्टिस कोई लेना देना नहीं, बिल्कुल सेम एज बेंथम एंड ऑस्टीन। पढ़ना जरा, केल्सन फोकस्ड ऑन व्हाट लॉ इज, वॉज की जगह इज, और मोरल और आइडियल एलिमेंट से कोई वास्ता नहीं, पहला पैराग्राफ। उसने जस्टिस को डिस्कार्ड कर दिया। इसने डिफरेंस क्रिएट किया बच्चों नॉर्मेटिव और नेचुरल में। साइंस क्या होता है मैं बताता हूं। नेचुरल वो जो जैसा करता है वो वैसा भरता है, नेचुरल है। नॉर्मेटिव का मतलब कि यहां पर हमने सजाएं दी, किसको, कितनी, हमारे पास चॉइस है। तो जो लॉ ऑफ ग्रेविटी है, ग्रेविटेशन का फोर्स, मतलब जितनी जोर से ऊपर उछालोगे उतनी ही तेज गति से वो नीचे आएगा, दैट इज द नेचुरल वन। ये होता है नेचुरल साइंस। जबकि नॉर्मेटिव साइंस जो है बच्चों, उसका कॉज एंड इफेक्ट से लेना देना नहीं है, जैसा हम चाहेंगे वैसा होगा। ठीक है, नॉर्मेटिव साइंस रादर व्हाट ऑट टू बी, व्हाट ऑट टू बी, और ये था क्या, पॉजिटिविस्टिक। ठीक है, तो क्या अंतर था भैया बेंथम में और ऑस्टीन में और केल्सन में। ये लॉ को नॉर्म बोलता था, कौन,
केल्सन। ये लॉ को नॉर्म बोलता था। व्हाट लॉ इस पर आएगा मोहम्मद अजहर खान, ठीक है। व्हाट लॉ इजी करना उसको। देखो जरा, like Austin, Kelsen also considered sanction as an essential element of law, but he preferred to call it as a norm. Law is a primary norm which stipulates sanction. यहां वाला। फिर दो तरह के नॉर्म हो गए, एक लीगल और एक मॉरल। मॉरल को कंसिडर नहीं करते, किसको कंसिडर करते हैं? लॉग लीगल को। मॉरल नॉर्म्स आर ऑड प्रपोजिशंस, वायलेशन ऑफ डज नॉट हैव पेनल फॉलआउट्स, पेनल्टी नहीं लगेगी। जबकि बाकी के जो होते हैं लीगल नॉर्म्स विच अट्रैक्ट सैंक्शन। तो हम किस पे फोकस कर रहे हैं बच्चों? वेयर वी आर फोकसिंग अपॉन, वी आर फोकसिंग अपॉन लीगल नॉर्म्स, ठीक है। तो पहला केल्सन भी किसकी तरह बात करता है? ऑस्टिन और बेंथम की तरह। व्हाट लॉ इस पर ही फोकस करिएगा, ऑट टू पर नहीं, ठीक है। दूसरा, इसने क्या किया? नेचुरल साइंस और नॉर्मेटिव साइंस में अंतर बताने की कोशिश की। उसने कहा कि ऑट टू भी वाले भी लॉ होते हैं, क्या होने चाहिए, हम उनको भी कंसिडर नहीं करना। नेचुरल को भी हमें कंसिडर नहीं करना, जो बेसिकली कॉज एंड इफेक्ट होते हैं, जैसा करोगे वैसा भरोगे, ठीक है। तीसरा, हाउ वी आर डिफरेंट फ्रॉम दी केल्सन, केल्सन इज डिफरेंट फ्रॉम बेंथम और ऑस्टिन। तो उसने कहा केल्सन बेसिकली नॉर्म शब्द यूज करता है रादर देन दी लॉ या रादर देन दी कमांड, ठीक है। अब दो तरह के नॉर्म होते हैं, एक है लीगल नॉर्म और एक है मोरल नॉर्म। मोरल नॉर्म वो जो पनिशमेंट कैरी नहीं करते, लीगल वो हैं जो पनिशमेंट कैरी करते हैं। फिर उसके बाद आप सीधे अपन क्या करें, इस तरह के ट्राइंगल बनाइएगा कॉपी में, और यहां पर क्या बनाना? ग्रैंड नॉर्म। चेक करना आगे की डेफिनेशन में शायद मैंने बताया हो, नहीं बताया क्या? सुपीरियर नॉर्म कहीं तो बताया होगा, और सबऑर्डिनेट नॉर्म। ये तीन तरह के नॉर्म बताना, ग्रैंड नॉर्म, सुपीरियर नॉर्म और सबऑर्डिनेट नॉर्म। ये ट्राइंगल बनाकर आना। ग्रैंड नॉर्म में क्या लिखना? भारतीय संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सुपीरियर नॉर्म में भले आप लिख लेना कंपनीज एक्ट, ठीक है। और सबऑर्डिनेट नॉर्म में रूल्स। मेरी बात समझ में आई? मेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, दैट इज डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, मेड बाय दी पार्लियामेंट, और मेड ये दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन। इस तरह का एक ट्राइंगल बनाकर आइएगा। देखो, Kelsen pure theory of law is based on pyramidal structure or hierarchy of norms which derive their validity from the basic norm. Basic norm का मतलब grand norm. Grand norm और बेसिक नॉर्म डिटरमाइन द कंटेंट एंड गिव्स वैलिडिटी टू अदर नॉर्म्स। अदर नॉर्म्स मतलब कॉन्स्टिट्यूशन किसको वैलिडिटी देता है? बाकी के सबऑर्डिनेट और सुपीरियर को। बट ग्रैंड नॉर्म डज नॉट डेराइव इट्स वैलिडिटी फ्रॉम एनी अदर नॉर्म, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सबसे बड़ा है। तो ये लिखा जाए, इट्स वैलिडिटी मस्ट बी प्रीसपोज्ड, ठीक है। तो इस पैराग्राफ के साथ एक ट्राइंगल बनाकर आइएगा, हो जाएगा इतना, ठीक है, कर लोगे। और आखिरी में दो एक क्रिटिसिज्म के पॉइंट।
कुछ की पॉइंटर्स, जैसे इट इज डिफिकल्ट टू ट्रेस ग्रैंड नॉर्म इन एवरी लीगल सिस्टम, मुश्किल है। ये वाली एक और लाइन, देर इज नो रूल और यार्ड स्टिक टू मेजर द इफेक्टिवनेस ऑफ ग्रैंड नॉर्म, क्योंकि वो तो सुपीरियर है, उसको तो कोई चेक कर ही नहीं रहा ना। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया तो आपने क्या कह दिया, ये तो किसी और से वैलिडिटी ले ही नहीं रहा, तो इसमें जो भी लिखा हुआ है ये सब कुछ सही है, तो आप इसको क्या कर रहे हो, इसकी इफेक्टिवनेस को मेजर कर ही नहीं रहे कि भैया कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ प्रोविजन भी सही है या नहीं है। फिर किसी भी लॉ को अगर वैलिड होना है तो वैलिडिटी ऑफ अ मैटर टू बी डिटरमाइंड इन द कंटेक्स्ट ऑफ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। इनका कहना है कि टाइम पर देखा जाएगा कि भैया वो लॉ सही है या नहीं, बट और ये किस पर डिपेंड करता है, जजेस पर, कि उस समय उनके हिसाब से वो सही है या नहीं। तो क्या कह देंगे, ज्यादा डिपेंडेंसी किस पर है, जजेस पर डिपेंडेंसी है। ठीक है, उनका कहना है कि कोई लॉ वैलिड है या नहीं ये कौन डिसाइड करेंगे, किसके बेसिस पर, टाइम फ्रेम के बेसिस पर डिसाइड करेंगे। और ये टाइम फ्रेम किस पर डिपेंड करता है, जजेस पर, कि वो उस समय उसे एक्सेप्ट करते हैं या नहीं। इसका मतलब कुछ जजेस के लिए वो सही हो सकता है आज और कुछ जजेस के लिए वो सही हो सकता है कल, बस दो काफी हैं इसमें। और एक और बात, international law does not sit well with the Kelson's pure theory. He advocated a monist view of the relationship between international and municipal law and declared that the grand norm of the international system postulates the primacy of international law. The actual experience has been contrary, and countries of the world mostly give primacy to the municipal laws over international laws. तो बेसिकली उसका क्या कहना है कि तुम्हारे कंट्री का जो लॉ है उसको इम्पोर्टेंस दें या इंटरनेशनल लॉ को। तो उनका कहना है, पूरा जो जनरल थ्योरी है वो कहती है कि इंटरनेशनल लॉ को इम्पोर्टेंस दो, लेकिन कुछ कंट्रीज़ किसको महत्व देती हैं, अपने यहाँ के म्युनिसिपल लॉ को, दैट इज़ अपने यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन को, इंटरनेशनल लॉ को महत्व नहीं देती। तो बोल रहे कि इंटरनेशनल लॉ में इसकी जो है पटरी बैठती नहीं है। तो कितने पॉइंट करोगे इसमें, पहला कि जो ग्रैंड नॉर्म है उसकी वैलिडिटी को चेक नहीं किया जा सकता, ठीक है, तो ये तो गलती है। दूसरा, वैलिडिटी ऑफ लॉ के लिए कितने समय तक इंतज़ार करना पड़ेगा ये डिसाइड नहीं होता, ये जजेस पर डिपेंड करता है कि किस समय कौन सही है। दो, और ये अगर नहीं भी लिखो सेकंड तो ये ज़रूर लिख सकते हो कि भैया वैसे तो इंटरनेशनल लॉ में इंटरनेशनल ग्रैंड नॉर्म चलना चाहिए, पर कंट्रीज़ क्या करती हैं, अपने ही लॉ को, जिसे म्युनिसिपल लॉ कहा है, उसने कंसिडर करती है, इंटरनेशनल ग्रैंड नॉर्म को नहीं। ठीक है, यहाँ पर 4 मार्क में कुछ लिख पाओगे तुम लोग, ठीक है। अब इसके साथ जो सेकेंड पॉइंटर बनता है इसका कौन सा वाला बच्चों, कि ये क्या होते हैं, जूरिस्प्रूडेंस डेफिनेशन खत्म, ठीक है, नहीं करने की ज़रूरत, नेचुरल स्कूल करने की ज़रूरत नहीं, ये वाले करने की ज़रूरत नहीं, ये अपन ने पांचों हेडिंग कर ली। ऑस्टिन ने किस पर फोकस किया, व्हाट लॉ इज। दूसरा, बेंथम ने भी व्हाट लॉ इज, और केल्सन ने भी व्हाट लॉ इज। इन सब ने मोरालिटी को, सोशल इंटरेस्ट को कंसिडर नहीं किया, ठीक है। बट
केल्सन किस तरह से ऑस्टिन और बेंथम से अलग था? क्योंकि इसने नॉर्म शब्द यूज किया, इसने एक बेसिक नॉर्म यूज किया जिसका जो वैलिड है, और बाकी सब जो लॉ हैं, नॉर्म्स हैं, जो इससे वैलिडिटी डिराइव करेंगे। तो एक क्या बनाएंगे? ट्राइंगल बनाएंगे जिसमें एक ग्रैंड नॉर्म बनाएंगे, उसके बाद सुपीरियर, और उससे बात समझ में आ गई, ठीक है। और बेंथम अपन ने कर लिया, रस्कोई पॉन्ड अपन ने कर लिया, ठीक है, जिसमें अपन क्या करेंगे? आइडेंटिफाई करेंगे, सारे को पहले कलेक्ट करेंगे इंटरेस्ट को, फिर उसके बाद कौन से लॉ को हम बेसिकली इंटरेस्ट के रूप में कंसिडर करेंगे, फिर तीसरा हम डिमार्केशन करेंगे, फिर लॉ बनाएंगे, फिर इवोल्यूशन करेंगे, ठीक है। रस्कोई पॉन्ड सोशियोलॉजिकल में सबसे वही था, और उसने सोसाइटी को कंसिडर किया, इस तरह की सोसाइटी बनाना है जिसमें नीड्स जो हैं सेटिस्फाई हो सके बिना किसी लड़ाई के, और बैलेंसिंग ऑफ इंटरेस्ट करना है। 3 तरह के इंटरेस्ट की बात की है, सोशियोलॉजिकल, पब्लिकल और इंडिविजुअल। सोशियोलॉजिकल और पब्लिक में डिफरेंस निकालना थोड़ा सा मुश्किल है। इसने ज़्यादा बेसिकली बैलेंसिंग ऑफ इंटरेस्ट का काम किसको दे दिया है? जजेस को, जो कि बेसिकली डिपेंडेंसी ओवर दी जजेस ज़्यादा है। फिर उसके बाद उसने क्या कहा कि किस इंटरेस्ट को कंसिडर करना और किसको नहीं, इस तरह का कोई यार्डस्टिक आपके पास नहीं है। और उसके बाद उसने कहा कि लॉ बाद में है, इंटरेस्ट पहले, बट कई बार ऐसा लॉ होता है जो इंटरेस्ट लेकर आता है। ये 4 पॉइंट अपने को किस में बात करनी है? पाउंड में, रस्कोई पॉन्ड, सोशियोलॉजिकल, बाकी सब एनालिटिकल। कर लोगे ये? अब अपन बात कर रहे हैं बच्चों कस्टम्स की। तो कस्टम मेरे हिसाब से आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्या ध्यान में रखना है, तो मैंने आपको बताया था ये की पॉइंट, और ये आपको क्वेश्चन भी पूछा था मैंने कि कस्टम को वैलिडिटी अगर दिलवानी है तो आपको क्या करना पड़ेगा। ये चीज़ें कस्टम में होनी चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। हाँ या ना? ठीक है। 4 CR UPI, 4 करोड़ की UPI, ठीक है, 4 करोड़ की UPI बताई थी मैंने आपको, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, आपको ये वाले पॉइंट लिख कर आने हैं, ऐसे कैसे, जितना बेहतर आप करोगे आंसर आएगा उतना, ठीक है। तो मैं ये अलग से अभी नहीं ले रहा, मैं सीधे आपसे प्रेसिडेंट की बात करता हूँ। इसमें कुछ नहीं करना है, सबसे पहले तो ये बताना है कि कस्टम होते क्या हैं। तो कस्टम क्या चीज़ है? जब किसी चीज़ को रिपीटेटिवली अगर अपन ने फिर से फॉलो कर दिया तो दैट बिकम्स कस्टम। ज़रा चेक करो, ये शब्द मिलना चाहिए आपको, ठीक है। जब कोई बात अपन अगेन एंड अगेन करते हैं एक ही तरीके में, इट बिकम्स अ कस्टम। कस्टम्स का हिंदू लॉ बनाने में बहुत महत्व है, ये सबसे पुराने सोर्सों में ऑफ लॉ में है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको बताना है कि टाइप्स ऑफ कस्टम कौन से होते हैं। तो एक सैंक्शन, एक विदाउट सैंक्शन। सैंक्शन, विदाउट सैंक्शन मतलब कौन से हो गए? जो मोरल्स वाले हो गए, मोरल नॉर्म, जो आप लोगों के कारण करते हैं, बाकी खुद से तो नहीं करते। पर विद सैंक्शन में आपने 2 प्रकार के बता दिए, कन्वेंशनल और एक लीगल। ये लीगल किसने बनाया होगा? सोवरेन ने। और कन्वेंशनल किसने बनाया होगा? पार्टीज देमसेल्फ ने। अभी बताया था ना, जिसको किसने कंसिडर नहीं किया? बेंथम ने कंसिडर नहीं किया। उसने कहा कंप्लीट लॉ होना चाहिए, जजमेंट लॉ नहीं चलेगा और कस्टम भी नहीं चलेगा। बरोबर क्या? फिर लोकल कस्टम और जनरल कस्टम, ये एक पर्टिकुलर लोकेलिटी के होते हैं, ठीक है, या फिर कुछ लोगों के होते हैं। जो लोग जहां जाएंगे वहां अपने कस्टम लेके चले जाएंगे, और जो जनरल होते हैं वो पूरे थ्रू आउट द कंट्री प्रिवेल करते हैं। फिर 4 करोड़ UPI, ठीक। तो अब जो बातचीत चल रही है वो यहां पर है बच्चों, कि किस तरह से हम लोग प्रेसिडेंट के बारे में लिखेंगे, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाता है और यही आता है। इसके साथ डॉक्ट्राइन ऑफ स्टेट डिजीजेस, रेशो डिसेंडाई और ऑबिटर डिक्टा, ठीक है। ये 3 तो लिख के जाना बच्चों, स्टेट डिजीजेस, ऑबिटर डिक्टा और रेशो डिसेंडाई, ये तीनों हेडिंग जरूर लिख के जाइएगा। तो सबसे पहले तो अपन ने क्या कहा? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट क्या होते हैं? तो जनरली लोगों के विचार तो ये होते हैं कि जो जजेस के डिसीजन होते हैं, ठीक है, जो फ्यूचर कंडक्ट को गाइड करते हैं, वही प्रेसिडेंट होते हैं, ठीक है।
जो जजेस के डिसीजन होते हैं, जो फ्यूचर कंडक्ट को गाइड करते हैं, वो क्या होते हैं? प्रेसिडेंट होते हैं। बट हम इस डेफिनेशन को नहीं लेते हैं, हम लेते हैं जिस प्रेसिडेंट से पहली बार कोई प्रिंसिपल डिसाइड होता है वह प्रेसिडेंट माना जाएगा। जिस जजमेंट से पहली बार कोई प्रिंसिपल डिसाइड होता है उसे हम प्रेसिडेंट मानेंगे। हर जजमेंट को हम प्रेसिडेंट नहीं मानेंगे, ठीक है? जिस जजमेंट से पहली बार प्रिंसिपल डिसाइड होता है उसे हम प्रेसिडेंट मानेंगे, हर चीज प्रेसिडेंट नहीं है, ठीक है? अब ये प्रेसिडेंट अगर ये हैं तो कितने प्रकार के हुए? तो मैंने आपको बेसिकली बताया कि प्रेसिडेंट सिर्फ दो ही तरह के होते हैं, एक है अथॉरिटेटिव और एक होते हैं परसुएसिव। या फिर ऐसा कर सकते हैं, अथॉरिटेटिव में एब्सोल्युटली अथॉरिटेटिव भी होते हैं और कंडीशनली अथॉरिटेटिव भी होते हैं। परसुएसिव, एब्सोल्युटली अथॉरिटेटिव, कंडीशनली अथॉरिटेटिव, और एक बाइफर्केशन ऑन बनता है, दैट इज ओरिजिनल प्रेसिडेंट और एक डिक्लेरेटरी प्रेसिडेंट, ठीक है? जरा चेक करिएगा, ओरिजिनल और डिक्लेरेटरी, एक बाइफर्केशन तो ये बनता है, बनवाया भी होगा आपको कि ओरिजिनल और डिक्लेरेटरी होते हैं दो प्रकार के, जो कि अथॉरिटेटिव हो सकते हैं, कंडीशनली अथॉरिटेटिव हो सकते हैं और परसुएसिव होते हैं। ये एग्जाम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक? अथॉरिटेटिव को लेकर मैंने बताओ क्या कहा था, या सबसे पहले काम करते हैं अपन ओरिजिनल और डिक्लेरेटिव पढ़ते हैं। जिसमें पहले डिसाइड हो कोई प्रिंसिपल वो ओरिजिनल है, ठीक है? ये फर्स्ट इन टाइम होता है, फर्स्ट इन टाइम, ठीक है? इसकी संख्या रिलेटिवली कम होती है, ठीक है? जब ओरिजिनल एक बार डिसाइड हो जाए और इसको अगर फिर से किसी दूसरे लॉ में एक्सप्लेन किया जाए तो वो क्या होते हैं? डिक्लेरेटरी। इनकी संख्या रिलेटिवली ज्यादा होती है, मोर, ठीक है? ये फर्स्ट तो नहीं होते हैं, ये न्यूमरस होकर फॉलोइंग्स होते हैं, ये बाद में आते हैं, ठीक है? ऑल्दो दे आर वेरी मच, ये भी सोर्स ऑफ लॉ है, ये भी सोर्स ऑफ लॉ है, लेकिन नॉट एज गुड एज, या यूं कहूं सबसे पहले ओरिजिनल सोर्स ऑफ लॉ बनता है, उसके बाद इसका इंपॉर्टेंस और इसका इंपॉर्टेंस दोनों ही का ज्यादा है। जरा चेक करना, ये डिफरेंस में बताया होगा मैंने, चेक करिए। डिक्लेरेटरी और ओरिजिनल, अच्छा पहले मैं ओरिजिनल लिखता था यार, तुम्हारे इसमें क्या लिखा है पहले मैंने? ओरिजिनल, अच्छा ठीक है, ये गलत है, ओरिजिनल पहले आना चाहिए। ओरिजिनल प्रेसिडेंट इज वन विच क्रिएट द लॉ, इट इज फॉर फ्यूचर, नंबर आर स्मॉल, और यह जो है लॉ ऑफ द कंट्री में मदद करता है। देखो इंपॉर्टेंस तो दोनों का है। डिक्लेरेटरी प्रेसिडेंट इज अ गुड सोर्स ऑफ लॉ एज ओरिजिनल, पर इसका इंपॉर्टेंस ज्यादा है, इनकी संख्या ज्यादा है, ठीक है? यहां तो लॉ बना, यहां पे उसको अप्लाई किया जाएगा, ठीक है? और ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लॉ को एप्लीकेशन है, ये क्रिएशन नहीं है, ये डिफरेंस ध्यान रखना। फिर उसके बाद मैंने अपने को अब जो भी लिखना है बच्चों, ये एग्जाम्पल में ही लिखना है, ठीक है? एक है एब्सोल्युटली अथॉरिटेटिव, एक है कंडीशनली अथॉरिटेटिव, या पहले परसुएसिव लिख लो, धन्यवाद बेटा, परसुएसिव, और तीसरा है कंडीशनली अथॉरिटेटिव, ठीक है? इन दोनों को लिखना बहुत आसान है, एब्सोल्युटली अथॉरिटेटिव और परसुएसिव में। एब्सोल्युटली अथॉरिटेटिव में लिख देना आर्टिकल 141 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो भी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है वो सब पर बाइंडिंग है, ठीक है? मतलब आपकी इच्छा हो या ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर एक हाई कोर्ट का डिसीजन है तो वो उस स्टेट के जितने भी सबऑर्डिनेट कोर्ट हैं
उस पर भी बाइंडिंग है। तो ये क्या हो गए, एब्सोल्युटली अथॉरिटेटिव। डजंट मैटर आपको ठीक लगे या ना लगे। परसुएसिव, जिसको फॉलो करना आपकी चॉइस है। जैसे उदाहरण के लिए मैं इंदौर का कोर्ट हूँ, ठीक है, कोई सबॉर्डिनेट, और महाराष्ट्र के हाई कोर्ट ने किसी प्रकार का कोई डिसीजन दिया है, तो मेरे लिए इट विल ऑलवेज हैव परसुएसिव वैल्यू, मेरे लिए हमेशा परसुएसिव रहेगा। ठीक है। कंडीशनली अथॉरिटेटिव को थोड़ा सा समझना बच्चों। कंडीशनली अथॉरिटेटिव एक अच्छा डाउट क्रिएट करने वाली बात है। ठीक है। अब सबसे पहले तो ये समझो कि कोऑर्डिनेट बेंचेस क्या होते हैं। कोऑर्डिनेट बेंचेस क्या होते हैं? जैसे 2 जज बेंच एक हाई कोर्ट की है, ठीक है, जिसे हम डिवीजन बेंच कहते हैं। रादर हाई कोर्ट का डिवीजन बेंच का कोई डिसीजन है, ठीक है, मान लो ये हाई कोर्ट कौन सा हुआ, इंदौर हाई कोर्ट का, ठीक है, और एक और है इंदौर हाई कोर्ट में आप 2 जजेस की तो कई डिवीजन बेंचेस हो सकती हैं, ठीक है। रामश्याम एक जज एक कोर्ट में बैठे और दूसरे में घनश्याम और राधेश्याम, तो दूसरी डिवीजन बेंच क्या कहलाई? कोऑर्डिनेट बेंच कहलाई। मेरी बात समझ में आ गई? अब जैसे एक कोर्ट है, वैसे तो हाई कोर्ट जबलपुर का है, अरे हाँ है ना, पर इसकी बेंचेस ग्वालियर भी बैठती है और इंदौर भी। अब सेम मैटर पर इंदौर की भी डिवीजन बेंच है और ग्वालियर की भी डिवीजन बेंच है, दो डिवीजन है, तो ये क्या कहलाए? कोऑर्डिनेट बेंचेस कहलाए। तो उनका कहना है कोऑर्डिनेट बेंचेस में लड़ाई नहीं हो, इनमें डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी कोऑर्डिनेट बेंचेस में अगर ये कुछ और कह दे और ये कुछ और कह दे, तो ध्यान रखिएगा, इसको कायदे से डिसीजन देना नहीं चाहिए, इसको फुल बेंच की तरफ जाना चाहिए ताकि वो इस मैटर को रेफर कर दे, क्योंकि ये इन दोनों में लड़ाई ना हो ये एक्सपेक्टेड है, इन दोनों में लड़ाई ना हो ये एक्सपेक्टेड है, ध्यान रखिएगा। ठीक है। तो कोऑर्डिनेट बेंचेस हमेशा ध्यान रखना जो है, जहाँ पे मान लो सिंगल जज है और यहाँ पे भी सिंगल जज है, तो लड़ाई ना करें, यही उनका कहना है। आप इसको रेफर कर दें डिवीजन बेंच को, क्योंकि आप सिंगल जज हो तो आप इसको डिवीजन बेंच भेज दो। अगर आप डिवीजन बेंच हो और आपको लगता है दूसरे डिवीजन बेंच का क्या हो रहा है, केस कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है, तो फिर अपन इसको फुल बेंच को भेज दो। फुल बेंच में भी ऐसा होता है तो फिर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को भेज दो। इस तरह से रेफर किया जाए, कोशिश पूरी की जाए कि कोऑर्डिनेट बेंचेस में कभी भी क्या ना हो, कॉन्फ्लिक्ट ना हो, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है। कई बार कोऑर्डिनेटेड बेंचेस में क्या होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, अगर रिलेवेंट मैटर्स हैं तो फिर दे दिए जाते हैं, और ये क्या होते हैं बच्चों, कंडीशनली अथॉरिटेटिव कहलाते हैं। ठीक है। तो फॉलो करना और नहीं करना हमारी चॉइस है, बट लड़ाई करने को अवॉइड करना है। The decision of single judge of High Court is absolutely authoritative so far as subordinate judiciary is concerned. अब आगे, but it is only conditionally authoritative when cited before division bench of the High Court. इसको लिखने की जरूरत नहीं, इसका एक बेहतर एग्जाम्पल ऊपर की तरफ मिलेगा बच्चों। A decision by bench of High Court should be followed by other benches unless they have reason to differ it, in which the proper course is to refer the question for decision by a full bench. और ये वाली लाइन, one bench of same high court cannot take view contrary to the decision already given by another coordinate bench of high court. ठीक है। तो डिवीजन को कोऑर्डिनेट मानना, सिंगल जज को कोऑर्डिनेट मानना दूसरे सिंगल जज से। ठीक है, बोलो कर लोगे? चलो ये हो गया। अब ये 3 डॉक्ट्राइन और बच्चों, बस ये कर लेते हैं।
सर क्या जबलपुर का जजमेंट दूसरी बेंच पे एब्सोल्युटली अथॉरिटेटिव होगा? किसने दिया है? मोहम्मद अजहर खान, ये इंपॉर्टेंट है। किसने ये डिसीजन दिया है इस बात पर डिपेंड करेगा। इसका मतलब क्या? अगर फुल बेंच का डिसीजन है जबलपुर वाला, तो वो एमपी हाई कोर्ट की किसी भी डिवीजन बेंच पर और सिंगल जज पर बाइंडिंग होगा। एमपी हाई कोर्ट की किसी भी डिवीजन बेंच और सिंगल जज पर बाइंडिंग होगा। अगर डिवीजन बेंच का कोई डिसीजन है तो एमपी हाई कोर्ट की सिंगल जज पर हमेशा बाइंडिंग होगा, और किसी सिंगल जज का डिसीजन है, ठीक है, तो हमेशा सबऑर्डिनेट पर बाइंडिंग होगा। ये नियम है, ठीक। कोऑर्डिनेट कौन कहलाते हैं? डिवीजन डिवीजन, सिंगल सिंगल, ये कोऑर्डिनेट कहलाते हैं। डॉक्ट्राइन ऑफ स्टेट डिजीजेस का एक क्वेश्चन पूछा था मैंने, ठीक। अब ये रेस जुडिकाटा की तरह ही होती है, पर कई लोग, मतलब बेसिकली तरह होती है, मैं कह रहा हूं स्टेट डिजीजेस इज नॉट सेम एज रेस जुडिकाटा, देयर इज अ डिफरेंस। पर रेस जुडिकाटा की तरह होती है यहां पर भी। इसका क्या मतलब हुआ? रेस जुडिकाटा सबसे पहले तो क्या करता है? सेम मैटर, सेम पार्टीज के मध्य, सेम टाइटल, क्या नहीं करता? कंटिन्यू नहीं करता। वो क्या करता है? वो प्रीवियस डिसीजन को ही अप्लीकेबल करवा देता है। बोले हमने ट्रायल करने वाले हैं, नो कोर्ट शैल प्रोसीड विद द ट्रायल in relation with the suit involving the same matter, same parties, same title, है ना, which has already been decided by a court which is competent to grant subsequent relief, उसी को बाइंडिंग कर दिया जाता है। ये होता है। अब स्टेट डिजीजेस में ये होता है कि भैया सेम पार्टीज हो जरूरी नहीं, सिमिलर मैटर हो जरूरी नहीं, सेम पार्टीज जरूरी नहीं, सिमिलर मैटर जरूरी नहीं। क्या किया जाएगा स्टेट डिजीजेस में? जो ऑलरेडी सेटल्ड लॉ है और सिमिलर मैटर है उस पर अप्लीकेबल करवा दिया जाएगा। ये कहता है कि जो ऑलरेडी सेटल्ड है उसको अनसेटल्ड ना करें। तो रेस जुडिकाटा बताओ कौन सी मैगजीम पर बेस्ड था? ट्रीस मेजिस वेलिएट काम पीरियड? नहीं, ये तो मैं दूसरे बोल रहा हूँ। ये बोल रहा इंटरेस्ट रिपब्लिक अर्ट सिट फिनिस लिटियम, इंटरेस्ट रिपब्लिक अर्ट सिट फिनिस लिटियम। तो ये जिस पर बेस्ड है ये भी उसी पर बेस्ड है। दैट इज इट इज द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट टू हैव नो लिटिगेशन। It is in the interest of public policy to have no litigation. मेरी बात समझ में आ रही है? अरे बोलो बच्चों, सेम पार्टीज, सेम सब्जेक्ट मैटर, ट्रायल है तो ध्यान रखिएगा रेस जुडिकाटा। सेम पार्टीज नहीं भी हो, सेम टाइटल नहीं भी हो, बट सिमिलर हो तो स्टेट डिजीजेस, ठीक है। दोनों में प्रिंसिपल कॉमन आएगा। मैंने ये लिखवा रखा है सीपीसी में आपको, इंटरेस्ट रिपब्लिक अर्ट सिट फिनियस लिटियम, पब्लिक पॉलिसी के फेवर में है। जरा पढ़िएगा आप क्या लाइन लिखनी है। डू नॉट अनसेटल थिंग्स विच आर ऑलरेडी सेटल्ड। जो ऑलरेडी क्या है, अरे सेटल थिंग्स हैं उनको वापस से अनसेटल ना करें, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ लॉ विच हैज बिकम सेटल्ड बाय सीरीज ऑफ डिसीजन इज बाइंडिंग इन सिमिलर केसेस, ठीक है। अब जिस तरह से एक बात बताई थी मुझे कि रेस जुडिकाटा में एक लाइन यूज हुई है, इट इज अ रूल ऑफ कन्वीनियंस बट नॉट एब्सोल्यूट जस्टिस, बट नॉट ऑफ एब्सोल्यूट जस्टिस। याद करो जरा, चाहे तो चेक कर लो। क्या यार केशरवानी यार, क्या क्या अब है ना यार, बैच चल रही है और अपन क्या हरकतें कर रहे हैं बेटा? हाँ शेयर कर रहे हैं अपन स्क्रीन यहाँ से, और यहाँ पे मुझे प्रॉब्लम होती है।
ठीक है, इसका मतलब क्या कि रेस जुडिकाटा के भी एक्सेप्शन हो सकते हैं, इसके भी एक्सेप्शन हो सकते हैं, ये एब्सोल्यूट प्रिंसिपल नहीं है। देखो, सर्टेनिटी लाना चाहता है सभी मामलों को एक जैसे बेस्ड ऑन पब्लिक पॉलिसी, नॉट रिजिड एंड इनएविटेबल डॉक्ट्राइन। ठीक है, जस्टिस के लिए आप इस डॉक्ट्राइन को फॉलो करें ज़रूरी नहीं है। अगर ये बन जाए तो बहुत अच्छी बात है, ये बन जाए तो बहुत अच्छी बात है। अब एक बात थी कि जो अब्सोल्युटली अथॉरिटेटिव थे बच्चों, वो रेशियो डिसेंडाई के बेसिस पर थे। किसके बेसिस पर थे? और जो परसुएसिव थे वो ऑबिटर डिक्टा थे। ज़रा चेक करना ऊपर, जो अब्सोल्युटली अथॉरिटेटिव थे ये किसके बेसिस पे थे? परसुएसिव, ऑबिटर डिक्टा। ठीक है, और ये जो होते हैं अब्सोल्युटली अथॉरिटेटिव, ये किस बेसिस पर होते हैं? रेशियो डिसेंडाई। लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ है? नहीं, इसमें ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ पे जो है रेशियो डिसेंडाई कर देना। ठीक, और यहाँ पे परसुएसिव वैल्यू, मतलब ऑबिटर डिक्टा, ऑबिटर डिक्टा आर हैविंग परसुएसिव वैल्यू। ठीक है, अब अपन बात करते हैं किसकी? रेशियो डिसेंडाई की और ऑबिटर डिक्टा की। तो व्हाट मेक समथिंग डिसीजन अब्सोल्युटली अथॉरिटेटिव? तो उनका कहना है कि भैया उसका रेशियो डिसेंडाई, उसका रेशनल ही उसको क्या करता है? रेशियो डिसेंडाई ही उसको अब्सोल्युटली अथॉरिटेटिव बनाता है। अंडरलाइंग प्रिंसिपल ऑफ जुडिशियल विच इज ओनली अथॉरिटेटिव इज तो जब किसी पर्टिकुलर मैटर पर अपन जवाब प्रिंसिपल्स के आधार पर देते हैं कि भैया इसमें ये है, तो दैट इज़ रेशियो डिसेंडाई। ठीक है, सेपरेट लीगल एंटिटी के आधार पर दे दिया है रेशियो डिसेंडाई। तो अपन क्या करते हैं, इनको अपन मटेरियल फैक्ट में से कुछ रिलेवेंट फैक्ट को निकालते हैं। ठीक है, तो देखना ज़रा, मटेरियल फैक्ट के बेसिस पर डिसीजन देना रेशियो डिसेंडाई है। अब मटेरियल फैक्ट को बाकी के फैक्ट से निकालना टफ टास्क है, इसीलिए लिखा भी है डिटर्मिनेशन और सेपरेशन ऑफ रेशियो डिसेंडाइड फ्रॉम द ऑबिटर डिक्टम इज नॉट इजी, कि क्या रेशियो डिसेंडाई है और क्या ऑबिटर डिक्टा है। और एक और चीज़ यही है जो किसी को प्रेसिडेंट के रूप में बाइंडिंग इफेक्ट देती है। ठीक है, तो देखो, मटेरियल फैक्ट को इमटेरियल फैक्ट से अलग करना इज अ रेशियो डिसेंडाई। ठीक, तो जब एक बार डिसाइड कर दिया जाए कि भैया कोई केस है, अब उसमें आप स्टेट डिजीजेस लगाओगे या नहीं लगाओगे, तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा? रेशियो डिसिडेंडी लगाने के लिए उसके मटेरियल फैक्ट को और इमटेरियल फैक्ट को अलग करो, और उसके बाद मटेरियल फैक्ट्स चेक करो कि भैया उस पर स्टेट डिजीज अप्लाई किया जा सकता है क्या या नहीं। ठीक है, तो क्या कहा जाए कि जब हम जवाब प्रिंसिपल्स के बेसिस पर देते हैं, रेशियो डिसेंडाई है। ऑबिटर डिक्टा का मतलब है बाय द वे अपन ने कुछ भी कह दिया। ठीक है, ये लॉ को अंडरस्टैंड करने में मदद करता है, पर ये बाइंडिंग फोर्स नहीं है। मतलब एज अ सोर्स ऑफ लॉ तो हो सकता है, पर बाइंडिंग फोर्स नहीं है। सेड बाय द वे जरूरी नहीं। बियॉन्ड द रिक्वायरमेंट है, परस्यूएसिव नेचर के हैं, फॉलो करने की ज़रूरत नहीं, और लॉ बनाने में मदद करते हैं। तो ये ना, ये फीचर्स दोनों में लिख के आना, दोनों में लिख कर आना, रेशियो डिसेंडाई और तो स्टेट डिजीजेज अगर आपको अप्लाई करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? रेशियो डिसेंडाई निकालने पड़ेंगे, मटेरियल फैक्ट्स अलग करने पड़ेंगे इमटेरियल से, और फिर लगाना पड़ेंगे प्रिंसिपल्स। लग जाए तो ठीक है, नहीं लगे तो मना कर दीजिएगा। स्टेट डिजीज में सिमिलर डिसीजन देना है तो प्रिंसिपल मैच करना चाहिए, मटेरियल फैक्ट्स मैच करना चाहिए। ठीक है, ऑबिटर डिक्टा कंसिडर नहीं किया जाएगा।
तो फीचर्स का ध्यान रखना, बस स्टेच्यूट्स और लेजिस्लेशन छोड़ देना, और कस्टम एक बार, ये पर्सनल लॉज एक बार देख कर जाना, ठीक है। यहाँ पर जो है ना मोहम्मद अज़हर ये अच्छा करेगा, ठीक है। कुरान, कियास, इजमास, ये ध्यान रखना भैया। श्रुति स्मृति तो ठीक है, ध्यान रह जाएंगे, 4 वेद श्रुति है और बाद में जितने भी हैं वो सब स्मृति हैं, बट कुरान, इजमास ये याद रखना पड़ेंगे, ठीक है। कियास, ठीक है। और एक आखिरी ये और करके जाना बच्चों, बस ये चैप्टर में काफ़ी है इतना। जस्टिस, इक्विटी, कॉन्शियस, कुछ मत करो इस चैप्टर में, इसके अलावा तुम्हारे सारे आंसर्स देख लेना जो भी दिए हुए हैं, मेरे हिसाब से तुम्हारा हो जाएगा, ठीक है। तो क्या रटने का काम इम्पोर्टेंट था अपने लिए, तो दैट वाज इम्पोर्टेंट टू अस थ्योरी 5, ठीक है। और ये ध्यान रखना कि प्रेसिडेंट्स का आंसर लिखने पड़ेंगे और रेशियो डिसेंडाई में फीचर्स लिख के आने पड़ेंगे। रेशियो डिसेंडाई और ऑबिटर डिक्टा, ऑबिटर डिक्टा में क्या लिखोगे कि ये परस्यूएसिव होता है, ये अननेसेसरी है, बियॉन्ड द रिक्वायरमेंट दिए, लॉ को रिफॉर्म करने के लिए यूज़ हो सकते हैं। पर रेशियो डिसेंडाई जो है ये जो है ये मटीरियल फैक्ट से अदर इमटेरियल फैक्ट्स को अलग करके बनाए गए हैं। इसमें जो है बेसिकली यही किसी को बाइंडिंग फोर्स बनाते हैं, और ये टफ टास्क है जिससे कि ऑबिटर डिक्टा से रेशियो डिसेंडेंडी को अलग करना इतना आसान नहीं है, ठीक है। स्टेट डिजीज में पब्लिक पॉलिसी के लिए, सेटल चीज़ को सेटल करने के लिए, ठीक है, हम जो है कोर्ट को जो है उसके डिसीजन पर भरोसा करते हैं, उसी को हम फॉलो करना चाहते हैं, बट ये एब्सोल्यूट इनएविटेबल प्रिंसिपल नहीं है, ये एब्सोल्यूट जस्टिस का प्रिंसिपल नहीं है। एट द कॉस्ट ऑफ जस्टिस इसको फॉलो किया जाए ज़रूरी नहीं है, ये भी लिख के आइएगा, ठीक है। द थिंग्स विच आर सेटल्ड शेल नॉट बी अनसेटल्ड, इसका मतलब सिमिलर फैक्ट्स इफ दे आर इन्वॉल्व तो उसी को फिर से लगा दिया जाएगा। इट इज़ इन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट और इन द पब्लिक पॉलिसी टू पुट एन एंड टू द लिटिगेशन। और ये वाली जो डॉक्ट्राइन मैगजीम है इंटरेस्ट रिपब्लिक अट सिट फिनियस लिटियम लिख कर आइएगा, ठीक है। चलो 8 मिनट का ब्रेक लो बच्चों, फिर 8:30 से शुरू करते हैं वापस, ठीक है।